हेलो एवरीवन, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिस पे हम केमिस्ट्री और मैथ्स करेंगे। तो केमिस्ट्री में आज हम पहले क्या करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने वहाँ डे 1 क्यों लिखा? क्योंकि एक सीरीज है जो डे 1, डे 2, डे 3, इसमें हम क्या करेंगे? पहले हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर पहले एमाइंस, उसके बाद आएंगे हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन्स और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब पर डे के लिए एक एक टॉपिक है हमारे पास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें भी स्पेसिफिकली क्या, हेलो एल्कीन। अब हेलो एल्केन वर्ड से हम क्या समझते हैं? हेलो एल्केन वर्ड्स से हम क्या समझते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि हेलो एल्केन तो बोल दिया भैया आपने, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो हेलो एल्केन को अगर हम इसकी वर्ड से ही मीनिंग निकालेंगे तो क्या हमारे पास क्या मिलेगा? एक हेलो और एक होगा एल्केन। तो हेलो का मतलब क्या होगा हमारे यहाँ? हेलोजन है। क्या होगा यहाँ हमारा मतलब? हेलोजन एटम। और जो सेकेंड वर्ड हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ, उसका मतलब है एल्केन, जो सबको पता होता है। ये क्या होता है? ये होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है ये? हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे हमारे पास आ जाती हैं प्रेफरेंसेस। लेकिन अब ये तो हो गया वर्ड का खेल, लेकिन अब इससे हम और क्या समझते हैं? हेलोजन मतलब क्या हो गया हमारे पास? FCl, Br और हाइड्रोकार्बन मैंने आपको भी बता ही दिया। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई। अब इससे और हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले से क्लाउड में बना लेते हैं। अब इस क्लाउड से हमारे पास बहुत सारे फ्लो चार्ट, मतलब 4 तरह की चीजें निकल के आएंगी। पहले तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? R एक्सिस से, ठीक है। सेकेंड आ गया इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? अगर एल्केन के साथ है तो उसका रिप्रेजेंट हो जाएगा CnH2n +1x, ठीक है। वर्ड से ले रहे हैं तो मतलब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने ऐसे कर दिया। थर्ड पॉइंट आ गया इसका नेचर। थर्ड पॉइंट क्या आ गया? इसका नेचर। इसका नेचर कैसा होगा? अब है R एल्काइल ग्रुप है। R क्या है हमारे पास? एल्काइल ग्रुप है। तो R में कार्बन होगा तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड बनेगा ना, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड बनेगा। और मेरे को पता है कि ये जो हेलोजन है ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है ये? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया मेरे को कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो क्या है? पार्शियली पॉजिटिव। क्या है वो? पार्शियली पॉजिटिव है। एंड क्या है? पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। तो अब पॉजिटिव कौन सा? पॉजिटिव है कार्बन, नेगेटिव है हेलोजन। ठीक है। अब अगर ये पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नेचर में कैसा है? पोलर है। नेचर में कैसा है ये? पोलर है। ठीक है, तो मतलब मेरे 3 पॉइंट तो टिप्स पे हो गए ना। पहले नेचर भी पता चल गया, फॉर्मूला भी पता चल गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन हेलो एल्केन का भी पता चल गया। ओके, अब हमारे पास एक और पॉइंट आता है। अब हमारे पास क्या आता है? एक और पॉइंट आता है। ये 3 पॉइंट है छोटे छोटे, मतलब कभी भी आपसे 1-1, 2-2 नंबर की क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला आ गया हमारे पास बॉन्ड लेंथ। ये सारी चीजें, ये जो 3 पॉइंट है ये आपने पढ़ रखा है 11। ठीक है, तो एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं फटाफट। बॉन्ड लेंथ हमें पता है, हेलोजन्स को मैं अरेंज करूंगी बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे, तो कैसे है? मैंने 10th में पढ़ा है, मैंने 11th में भी पढ़ा है। तो क्या लिख देंगे हम फटाफट? RF, RCl, RBr, R। कोई दिक्कत नहीं, इसमें होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बस ये वाला एलिमेंट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बस हम हेलोजन एटम चेंज कर रहे हैं, बाकी तो मेरा सेम ही है। बाकी तो मेरे R एल्काइल ग्रुप चारों में ही सेम है ना। तो अब आते हैं इसके सेकेंड पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, बॉन्ड एंथैल्पी। सेकेंड क्या है हमारा, बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या हो, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या हो, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब ये हुआ कि क्या होता है, इन्वर्सली होता है किसके, बॉन्ड लेंथ। एंथैल्पी मतलब क्या होता है, कोई भी एनर्जी जो किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए काम आ रही है। जैसे कोई भी एनर्जी जो दो चीजों को कनेक्ट करके रख रही है, जोड़ के रख रही है, वो होगी हमारी एंथैल्पी। ठीक है भाई, तो ये हो गई बॉन्ड एंथैल्पी, किसके होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये भी हो गया मेरे से। तो अब इसकी सीरीज कैसे बनाएंगे, सीरीज क्या करना है पता है मेरे को, ये बॉन्ड लेंथ की इनवर्स ये है, तो मैं इस ऊपर वाली सीरीज को ये उल्टा करके लिख देती। तो क्या हो गया मेरे पास, आर आई आर बी आर आर सी एल और लास्ट में क्या गया हमारे, आर एफ। तो इसमें भी बस हम ये वाला चेंज कर रहे हैं, बाकी एल्काइल ग्रुप क्या है, सब में सेम है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, डाइपोल मोमेंट। क्या है हमारा, डाइपोल मोमेंट। ओके, लेकिन डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये तो पता ही नहीं होता। डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, उस फॉर्मूले को आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व मतलब उसमें वैल्यूज पुट कर दो, आंसर निकाल दो, आ गया आपका आंसर। लेकिन केमिस्ट्री में पूरा खेल डिस्टेंस के बेसिस पर चलेगा। ठीक है, सी और एक्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, कम है ज्यादा, पूरा खेल उसी पे। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी ही रहेगी। इसकी डायरेक्शन, मैं फॉर्मूले की डायरेक्शन नहीं बता रही हूँ, मैं तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता रही हूँ। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी रहेगी। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना। क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड हम करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, एक बार पूरा वीडियो हो जाए, पूरे आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हो गई, तो इसे नोट डाउन कर लो फटाफट। तो ठीक है भाई, मेरे को पता चल गया कि हेलोएल्केन्स क्या होते हैं और इनका जनरल इंट्रोडक्शन होता है। अब आगे क्या, हेलोएल्केन्स से और क्या क्या निकलेंगे मेरे पास, हेलोएल्केन से मेरे पास बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, वो भी देखते हैं। अब हेलोएल्केन्स मतलब कोई भी चीज आती है तो वो अपने साथ क्या लेके आती है, क्लासिफिकेशन लेके आती है। ठीक है, कोई भी चीज आती है वो अपने साथ क्या लेके आएगी, क्लासिफिकेशन लेके आएगी। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इनमें भी काफी सारी कैटेगरीज होती है, सेम वैसी जनरल, ओबीसी, अदर्स में। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, हेलोएल्केन्स भी करते हैं। हेलोएल्केन्स में भी कैटेगरी होती है, मतलब क्लासिफिकेशन। जैसे लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स में ह्यूमन बीइंग्स एक अलग कैटेगरी है, एनिमल्स एक अलग कैटेगरी है, और एनिमल्स में भी फर्दर और ब्रांचेस डिवाइडेड है। वैसे ही क्लासिफिकेशन करेंगे। अब क्लासिफिकेशन पहला पॉइंट ये आना चाहिए क्लासिफिकेशन का सोच के कि हम किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, हम किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन होगा फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen, on the basis of number of halogens. ओके, तो पहला आ गया हमारा मोनोहेलो एल्केन। क्या आ गया, मोनोहेलो एल्केन। दूसरा आ गया डाइहेलो एल्केन। तीसरा आ गया ट्राइहेलो एल्केन। और चौथा क्या आ गया हमारे पास, पॉली।
तो ये 4 तो हो गए मेन में, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ वर्ड से समझ सकते हैं। अब हम यहाँ क्या समझ सकते हैं, वर्ड से समझ सकते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। मोनो मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब such haloalkanes which consists of one halogen atom, अब ये तो आपने बोल दिया भाई कि एक हेलोजन एटम्स होता है, लेकिन इसका एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल तो कुछ होगा ही नहीं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH2 Cl। अब यहाँ एग्जाम्पल देखो, यहाँ जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, एक ही हेलोजन एटम। अब एक हेलोजन एटम एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, वो मोनो हेलोएल्केन। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बेसिक चीज है, ठीक है। फिर अगला है हमारा डाई हेलोएल्केन। डाई हेलोएल्केन में काफी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये फर्दर 2 में डिवाइडेड है। पहला तो हो गया जेम और दूसरा है विसिन, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, विसिन। अब जेम में क्या होता है, जो हमारा कार्बन एटम होता है, जेम में क्या होता है, जो हमारा कार्बन एटम होता है वो 2 हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन वो दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। बोथ द हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू वन सिंगल कार्बन एटम ओनली। एग्जाम्पल CH3 CH Cl Cl। Both the carbon atoms are attached to single carbon atom only। दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, अलग अलग से नहीं जुड़े हुए। लेकिन विसिनल में क्या होगा, ये चीज विसिनल में क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। उल्टी कैसे होगी कि जो दोनों हेलोजन एटम है वो अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हुए होंगे, और जब वो अलग अलग कार्बन एटम से अटैच्ड होंगे तो हमारा वो क्या बन जाएगा, विसिनल बन जाएगा। एग्जाम्पल जैसे CH2, एक यहाँ Cl आ गया, एक यहाँ Cl आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों Cl अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं ना, तो ठीक है। तो ये हो गया इजी सा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आता है ट्राई। ट्राई से पता चल गया कि भाई जो भी हमारे हेलोजन एटम्स है वो 3 नंबर प्रेजेंट है किसमें, हेलोएल्केन में। तो इसका एग्जांपल ले लो, जैसे CHI3 CHCl3, ठीक है, CHBr3, जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। जब भी हमारा हेलोजन एटम 3 नंबर में आ जाएगा तो हमारे पीछे जो सफिक्स लगेगा वो क्या होगा, फॉर्म। तो जैसे इसका हो गया आयोडोफॉर्म, इसका हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म, इसका हो गया हमारे ब्रोमोफॉर्म। कोई दिक्कत नहीं। अब पॉली में तो सबको पता होगा पॉली क्या होगा। क्या यहाँ हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो लास्ट पॉली के लिए क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है ना, तो वो 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, लेकिन 4 नहीं। 4 पॉसिबल नहीं है, 4 पॉसिबल है, 4 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन। ये क्या हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन। अब पहले क्लासिफिकेशन के बाद हम सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन करें। पहले क्लासिफिकेशन के बाद हम सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे आते हैं, जो किसके बेसिस पे होगा,
डिग्री के बेसिस पे होगा। किसके बेसिस पे होगा? डिग्री के बेसिस पे। तो क्या आ जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। अब डिग्री ऑफ कार्बन एटम के लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 कैटेगरीज आ जाएगी। प्राइमरी, सेकेंडरी, और लास्ट है टर्शियरी। प्राइमरी मतलब क्या? जब हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर बस एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब when halogen atom is attached to a carbon atom, which in further is connected or attached to one carbon atom. इसका एग्जाम्पल दें तो CH3CH2Ca। इसमें देख सकते हो कि जो हमारा कार्बन जो हमारा हेलोजन एटम है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये मोनोहेलो एल्केन है। पहला क्लासिफिकेशन तो ये हो गया। अब ये जो हमारा कार्बन एटम है वो फर्दर भी सिंगल कार्बन एटम से ही अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्राइमरी। तो मतलब ये जो गिवन कंपाउंड है वो प्राइमरी भी है, वो क्या है? प्राइमरी भी है और मोनोहेलो एल्केन भी है। ठीक है भाई, ये हो गया। अलग देखो, दूसरा वाला देखो, सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब सेम यही है, बस वो आगे 1 की जगह नहीं, किससे जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन एटम से। देन हेयर मतलब ऊपर वाली यहाँ तक तो सब में सेम ही रहेगी। व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू, ठीक है। हेयर कार्बन एटम इज फर्दर अटैच्ड टू टू कार्बन एटम्स। इसका भी एग्जांपल देख लेते। इसका एग्जांपल जैसे सेम यही ले लेती, ठीक है, सेम यही ले लेती, इस पे एक और कार्बन अटैच कर देती। CH3 CHCl और ये आ गया यहाँ CH3। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या दिख रहा है? ये मोनोहेलो एल्केन अभी भी है, ऐसा नहीं है डायहेलो एल्केन हो गया। मोनोहेलो एल्केन अभी भी है क्योंकि यहाँ एक ही हेलोजन एटम है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कैसे हुआ? ये सेकेंडरी इसलिए हुआ क्योंकि हेलोजन जिस एटम से, जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो फर्दर 2 कार्बन एटम से क्या है? जुड़ा हुआ, इसलिए ये क्या हो गया? सेकेंडरी। तब टर्शरी का मतलब ये आप समझ ही गए होंगे, मतलब यहाँ जो 3 आ जाएगा, यहाँ हमारा here the carbन एटम will be attached to 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा? here कार्बन एटम is further attached to 3 कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल CH3 CCH3 CH3 USC।
अब यहाँ देखो, अभी भी ये मोनो हेलो एल्केन है, ऐसा नहीं कि ये अभी हो गया ट्राई हेलो, अभी भी ये मोनो हेलो एल्केन। हेलोजन हमारे पास एक है, लेकिन ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अब इन तीनों में एक और चीज देखो कि जब भी मैं अगर ये निकालती हूँ, जब भी मैं यहाँ से हेलोजन एटम क्या कर देती हूँ, निकाल देती हूँ, तो यहाँ जो हमारे पास कार्बोकैटायन प्रेजेंट होगा, जो हमारे पास यहाँ कार्बोकैटायन प्रेजेंट होगा, जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, इस केस में 1 डिग्री होगा, इस केस में 2 डिग्री होगा, इस केस में क्या होगा 3 डिग्री होगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं हम हमारे 3rd नंबर के क्लासिफिकेशन, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी सैम्पल पेपर देख लो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के देख लो, आपको एक इस टॉपिक। अब हमारा जो 3rd क्लासिफिकेशन है वो क्या होगा, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन। स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या आ जाएंगी, 3 चीजें आ जाएंगी। पहली तो हो गई विनाइलिक, दूसरी हो गई एलाइलिक, और तीसरी हो गई बेंजाइलिक। हम लोग इससे क्या समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि ये विनाइलिक एक ऐसा कंपाउंड होगा जो बाकी सारे क्लासिफिकेशन से डिफरेंट हो। तो अब क्योंकि ये स्पेसिफिकली होते हैं ना, तो इसका नाम स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन। तो विनाइलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हेलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इन दिस विनाइलिक classification we know, or we should know that the halogen atom is attached to the carbon atom which is sp2 hybridized। तो जैसे you can see the halogen atom is attached to the carbon which is sp2 hybridized, okay। In allylic we have a hydrocarbon, तो अब हमारा एलाइलिक कंपाउंड में क्या होगा, एलाइलिक क्लासिफिकेशन, एलाइलिक कैटेगरी में क्या होगा, यहाँ जो हमारा हेलोजन एटम है, यहाँ जो हमारा हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड फर्दर अटैच्ड होगा किससे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड से। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, here the halogen atom is firstly attached to the carbon atom which is sp3 hybridized। Now this sp3 hybridized carbon atom is further attached to the carbon atom which is sp2 hybridized, okay। तो ये हो गया मेरा एलाइलिक कैटेगरी। अब आते हैं हम बेंजाइलिक कैटेगरी में। बेंजाइलिक कैटेगरी भी सेम एलाइलिक जैसी है, बस यहाँ जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा वो बिलोंग करेगा बेंजीन रिंग से। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया ये। अब इसमें देखो, यहाँ भी मेरा जो हेलोजन एटम है वो फर्स्टली अटैच्ड किससे है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम फर्दर जिस कार्बन से अटैच्ड है वो क्या होगा मेरा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, here the halogen atom is firstly attached to the sp3 hybridized carbon atom which is further attached to the sp2 hybridized carbon atom which belongs to benzene ring। तो इसी के साथ हमारा ये क्लासिफिकेशन का पूरा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन।
तो इसमें हमारे पास 4 मेथड्स है। पहला तो है हम अल्कोहल से बना सकते हैं, दूसरा है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से, तीसरा है हैलोजन एक्सचेंज और फोर्थ है हमारा एल्कीन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल से। तो अल्कोहल से हम लोग कैसे हेलो एल्केन फॉर्म कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 5 रिएक्शन है जो मोस्टली क्वेश्चन की जाती हैं एग्जाम्स में। तो पहली है हमारी when we react ROH with hydrogen halide in presence of ZnCl2 to give RH and water। यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस आ जाते हैं जब हमारा कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, 2 डिग्री और 1 डिग्री है। अगर हमारा कार्बोकैटायन 3 डिग्री है तो हमें यहाँ रिएजेंट की जरूरत नहीं होगी। तो मतलब हमारे यहाँ ZnCl की नीड क्या है, नहीं है। हमारे यहाँ ZnCl2 की नीड क्या है, नहीं। तो हमें हमेशा क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि जो मेरा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 1 डिग्री है। तो ZnCl2 की नीड नहीं होगी। अगर वो मेरा 2 डिग्री है तो मेरे को थोड़ी सी नीड होगी ZnCl2 की, तो मैंने ZnCl2 ले लिया। लेकिन जब 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो उसमें कंडीशंस पूरी ही चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? अब यहाँ मेरे को ZnCl2 के साथ साथ क्या चाहिएगी, हीट भी चाहिएगी, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन में जो कार्बन होता है वो अपने सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्टेट में होता है। तो इसकी वजह से ZnCl2 प्लस उसे हीट देनी पड़ती है, तभी वो मेरे को RH और H2O देगा। अब आता है हमारा सेकेंड रिएक्शन है जब मैं ROH को रिएक्ट करवाती हूँ सोडियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इट रिएक्ट्स टू गिव RBr, H2O and सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये NaBr की जगह मैं अगर पोटेशियम आयोडाइड ले लूं तो क्या मेरी रिएक्शन टेक प्लेस करेगी? क्या पोटेशियम आयोडाइड लेने के बाद मेरी रिएक्शन होगी? नहीं होगी। रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब भी पोटेशियम आयोडाइड अगर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है तो मेरा जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो HI को ऑक्सीडाइज करवा देगा I2 में, और जब भी वो उसे I2 में रिएक्ट करवाएगा तो मेरे पास रिएक्शन के लिए जो HI अवेलेबल होना चाहिए वो रहेगा ही नहीं। अगर HI उस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है जो रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है तो मेरी रिएक्शन टेक प्लेस ही नहीं करेगी। तो इसकी वजह से ये पोटेशियम आयोडाइड की कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती है। फिर आता है मेरा थर्ड, जब मैं ROH को रिएक्ट करवाती हूँ PCl5 से, तो अब मेरे को यहाँ क्या चाहिए, RCl। यहाँ एक आ जाएगा रिएक्टेंट HCl और एक आ जाएगा POCl3। ये हो गई मेरी PCl5 के साथ। फोर्थ है मेरे पास, जब मेरा ROH जब अल्कोहल रिएक्ट करवाता है PCl3 से, तो अब यहाँ मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरे पास 3 क्लोरीन है, एक का एल्काइल ग्रुप है, तो कोई भी प्रोडक्ट्स हिट एंड ट्रायल से भी करे तो नहीं बन रहे। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, 3Cl की कंडीशन पूरी करने के लिए यहाँ 3ROH ले लेती हूँ। जैसे 3ROH लूंगी तो यहाँ मेरे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl आ जाएंगे, जिसके साथ साथ मेरे को मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड, जिसके साथ मेरे को क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड। अब इसकी जो फिफ्थ रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डार्जन्स रिएक्शन। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली नेम्ड रिएक्शन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, डार्जन्स रिएक्शन।
डार्जन रिएक्शन क्या कहती है? डार्जन रिएक्शन ये स्टेट करती है कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद थाइनल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, it reacts to give alkyl halide and highly escapable gases SO2 and HCl. That means ROH plus SOCl2 in the presence of pyridine to give RCl, SO2 and HCl. SO2 and HCl are highly escapable gases. That means जब भी ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो रिएक्शन होते ही SO2 और HCl इमीडिएटली इवेपोरेट हो जाएंगे, और जैसे ही ये उस सॉल्यूशन से रिलीज होंगी, एस्केप करेंगी, तो मेरे पास जो हाइड्रोजन है, जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड बचेगा, वो क्या होगा? प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। वो क्या होगा? प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। इसके बाद आते हैं हम हमारे दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड क्या है? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। सबसे ज्यादा इजी। इसमें क्या है, मेरे पास मान लो कोई भी कंपाउंड दे रखा है, जैसे CH3 CH3, तो इसमें क्या होगा? ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी टू गिव CH3 CH2 Cl। आज सिंपल है इसका। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3, इट विल गिव व्हाट? अब यहाँ क्या होगा? अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ तो एक एक था तो मैंने कोई भी ले लिया, लेकिन अगर यहाँ हमें क्या देखना है? यहाँ हमें देखना है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन यहाँ मान लो 2 डिग्री है, यहाँ ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है, लेकिन ये वाला 2 है, तो अब यहाँ जो मेरा Cl लगेगा वो आके लगेगा यहाँ। अब यहाँ जब मैं इसे Cl को एनर्जी की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाऊंगी, तो ये जो मेरा Cl है ये आके लगेगा इस कार्बन पे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? CH3 CH Cl CH3। ठीक है, अब आते हैं हम हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में, लेकिन हेलोजन एक्सचेंज से पहले इस वाली रिएक्शन से मैं क्या स्टेट कर सकती हूँ कि यहाँ कार्बोकैटायन का ऑर्डर मैटर करता है, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्लोरीन वहीं जाके लगेगा। अगर यहाँ 3 डिग्री होता तो क्लोरीन 3 डिग्री वाले कार्बन पे जाके लगता, अगर यहाँ 2 डिग्री है तो 2 पे आके लगा, 1 होगा तो 1 पे तो लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हेलोजन एक्सचेंज पे। हेलोजन एक्सचेंज में क्या है? हमारे पास 2 रिएक्शन आएंगी नेम्ड वाली, तो मतलब इस टॉपिक में हमारे पास कितनी रिएक्शन हो जाएगी? नेम्ड 3 हो जाएगी, डार्जन्स रिएक्शन। अगली है हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो क्या स्टेट करती है कि जब भी, अब यह हेलोजन एक्सचेंज है, मतलब यहाँ 2, एक तो होगा हमारे पास दो हेलाइड्स वाले कंपाउंड होंगे। 2 क्या होंगे मेरे पास? यहाँ हेलाइड्स वाले कंपाउंड होंगे जिसमें हेलाइड एक्सचेंज हो रहे हैं, जिसमें हेलोजन एक्सचेंज हो रहे हैं। कंपाउंड पूरा चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ स्पेसिफिकली कोई चीज पूरी चेंज नहीं हो रही, बस हेलोजन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो मतलब RX को इस रिएक्शन में, फिंकलस्टीन में, अगर मैं सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू गिव व्हाट? Ri प्लस NaH, सोडियम हेलाइड। अब सेकेंड रिएक्शन है मेरी स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन की एक बात है, जैसे जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनमें हमारे क्या होंगे, और जो भी हमारे रिएजेंट्स होते हैं, जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते, हमारे बस R की वैल्यू चेंज होगी, एल्काइल ग्रुप की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन जो हमारे स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, ये जो हम इसे AgF के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो ये क्या देगा? पहले तो मेरे को RF देगा प्लस AgX। लेकिन इसके साथ साथ ये रिएक्शन ये भी कहती है कि ये जो कंपाउंड में यूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ,
कि कंपाउंड जो मैं यूज कर रहा हूँ इसकी जगह कोई भी दूसरा कंपाउंड हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, उस कंपाउंड में F होना चाहिए। उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए, उस कंपाउंड में F होना चाहिए। अब यहाँ मैं Ag की जगह क्या लिख सकती हूँ, HgF भी लिख सकती हूँ। Ag की जगह मैं यहाँ HgF भी लिख सकती हूँ। तो इसकी कंडीशन क्या है कि इस कंपाउंड में फ्लोरीन प्रेजेंट होना चाहिए। अब आते हैं एल्कीन वाले में। एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं, एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे। पहले तो एल्कीन भी दो तरह की होगी, पहले तो होगी सिमेट्रिकल, पहले क्या होगी सिमेट्रिकल, दूसरी क्या होगी मेरे पास अनसिमेट्रिकल। तो अब सिमेट्रिकल क्या कहेगी कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, अगर मैं इसको HBr के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ तो ये कोई भी रिएजेंट नहीं, कोई भी रिएजेंट नहीं है, तो ये मेरे को क्या देगा CH2 CH2 Br। तो अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ कहाँ हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा, ये यहाँ 2 आ गए, 3 तो 1 यहाँ आ गया, तो ये हो गया 4 और ये हो गया। तो कंपाउंड ये बना, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तो मैंने यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ तो नॉर्मल हो गया, कहीं भी ले जाके रखूँ, ये तो सिमेट्रिकल है ना। अब मैं ये Br यहाँ रखूँ यहाँ रखूँ, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने Br यहाँ अटैच किया और H यहाँ अटैच किया और बॉन्ड ब्रेक कर दिया। जैसे बॉन्ड ब्रेक किया तो मेरे पास आ गया CH3 CH2 Br। अब आता है मेरा नेक्स्ट अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये सिर्फ रिएक्ट करवा रहा है HBr की प्रेजेंस में, सिर्फ यहाँ क्या यूज कर रही हूँ, अगर मैं HBr यूज कर रही हूँ तो मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो किस रूल को फॉलो करेगा, MKR की रूल को, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा, जो स्टेट करता है कि जो मेरा हेलोजन एटम है वो जाके उस कार्बन एटम पे लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम होगी। मार्कोनिकोव रूल क्या स्टेट करता है कि जो मेरा Br है वो उस कार्बन एटम के पास जाके अटैच होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ मेरा कंपाउंड क्या बन गया, CH3 CHBr CH3। तो ये मेरा बन गया कंपाउंड। अब ये तो हो गई मेरी फर्स्ट कंडीशन। अगर ये सेकेंड कंडीशन में सेम कंपाउंड है, ठीक है, सेम HBr है, लेकिन अब मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, अब मैं यहाँ रिएजेंट में क्या यूज कर रही हूँ, पेरोक्साइड। क्या यूज कर रही हूँ, पेरोक्साइड। तो अब यहाँ क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव। क्या लगेगा यहाँ, एंटी मार्कोनिकोव। और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या स्टेट करता है, सेम अपोजिट होता है मार्कोनिकोव रूल के। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि अब जो मेरा हेलोजन है वो जाके उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। तो अब मेरा यहाँ जो बनेगा कंपाउंड वो क्या होगा, अब जो मेरा कंपाउंड बना है वो है ये। तो याद रखना है, पेरोक्साइड आते ही एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, और अगर सिर्फ HBr है तो NKR लगेगा। तो इसी के साथ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारे फिनिश होते हैं।